Welcome to Physics Class 12th, Unit 4, Electromagnetic Induction and Alternating Current। और ये आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 7, ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। और टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशंस आर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, एसी थ्रू रजिस्टर्स, एसी थ्रू इंडक्टर एंड एसी थ्रू कैपेसिटर्स। ये जो चैप्टर हमारा है इसके पहले हम ईएमआई पढ़ चुके हैं। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें करंट इंड्यूस होती है। और उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारा आया था एसी जनरेटर, और उसका जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आया था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर प्रोड्यूस करता है। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस मेनली ट्रिग्नोमेट्री में माने जाते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शन है साइन और कॉस। पीरियोडिक मतलब दे कैन रिपीट इट्स वैल्यू after constant interval of time, can reverse their direction after constant interval of time, or they can change their value continuously। अगर हम दोनों को मिला दें तो they can change their value continuously and they can reverse the direction after constant interval of time, that is called alternating। तो यही हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले आता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो अपनी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हो, अपनी वैल्यू, और डायरेक्शन भी एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद चेंज कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और अगर ईएमएफ अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिंग, तो करंट भी ऑल्टरनेटिंग होगी, मतलब एक कांस्टेंट टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और इसका मैग्नीट्यूड पर सेकंड चेंज या हर मोमेंट पे चेंज हो रहा होगा। हमारे जो इंडिया में जो करंट आती है सप्लाई है वो एसी, जिसकी 50 हर्ट्ज है। मान सकते हैं कि एक सेकंड में 50 टाइम्स प्लस और माइनस हो रही है। इसका अगर हम ग्राफ बनाए साइन वेव का, तो साइन वेव का ग्राफ आपको पता है, पाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन टू पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। तो इस हिसाब से अगर हम ई नॉट का ग्राफ बनाए, ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, दैट इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। और आई इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा हो, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी को हम कोसाइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोसाइन और साइन वेव को अगर हम एक साथ देखें तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा जब तक हम इसका ओरिजिन ना चेक करें या वैल्यू और इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल ना देखें। कोसाइन भी हमारे पास सेम वैल्यू रिपीट करता है, बस उसका ओरिजिन 1 से शुरू होता है, प्लस ई नॉट से शुरू होता है। ई नॉट को मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं या पीक वैल्यू बोल सकते हैं। तो ई नॉट और आई नॉट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड हो गई, ई और आई जनरल वैल्यू हो गई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी कोई भी टाइम जिस टाइम पे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओमेगा यहाँ पे फेस है। सिंबल ऑफ एसी साइन वेव के जैसे इसका सिंबल शो किया जाता है, एसी में कहीं प्लस माइनस नहीं होता है। अब हमारे पास जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज आप कैसे निकालोगे, आपके पास बहुत सारे वैल्यूज है। बहुत सारे वैल्यूज क्यों है? क्योंकि एसी करंट विल चेंज इट्स वैल्यू कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चेंज करेगा, तो फिर हमें उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। और एवरेज अगर एसी का फुल साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में निकालते तो हमेशा जीरो आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको आप हमेशा बोल सकते हो, द एवरेज ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। तो जब भी हम एसी का एवरेज निकालेंगे तो इसके हाफ साइकिल में ही निकालेंगे। हाफ साइकिल में जितना चार्ज दे रहा है उतना ही, कोई एक स्टेडी करंट जो एक कांस्टेंट वैल्यू में जा रही हो, एसी जो हाफ टाइम में जा रही हो, तो हाफ टाइम में कहीं उसका जीरो से मैक्सिमम गया होगा, फिर जीरो आया होगा। और एक स्टेडी करंट जो से दोनों को दोनों अगर सेम चार्ज देने लगे सेम टाइम में, तो उसको आप मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी बोल सकते हो। मतलब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ चार्ज। जितना एसी हाफ साइकिल में चार्ज दे दे, उतना ही कोई स्टेडी करंट उतने ही टाइम में चार्ज दे, दैट इज कॉल्ड एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो इसको चार्ज के फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी या डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब यहाँ पे हम आई को साइन और साइन के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, कन्वीनियंट है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हमें वैल्यू पुट कर दे तो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमें टोटल चार्ज चाहिए, कितने टाइम में चाहिए? हाफ टाइम में चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? जीरो टाइम से टी बाई टू, हाफ ऑफ टाइम पीरियड तक, तो क्यू इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लिमिट है, साइन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन आई नॉट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, वेरिएबल अंदर रह गया, जीरो टू टी बाई टू के टर्म में। कैपिटल टी ध्यान रखेंगे, यहाँ टाइम पीरियड है, स्मॉल टी एट एनी इंस्टेंट है। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी यहाँ डबल डिफरेंस, डबल फंक्शंस माना जाएगा, तो ओमेगा का दोबारा करोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे अपॉन में ले जाके,
तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और लिमिट रख दी 0 टू टी बाई 2। अब इसके बाद हमने ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होती है और इसको हम बाहर लेके आ जाए तो ये टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा क्योंकि अपॉन में था। अंदर बचा रहेगा केवल cos 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी टाइम एट एनी इंस्टेंट। तो अब अगर हम स्मॉल टी की वैल्यू रख देते हैं तो क्यू नॉट क्यू इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई cos 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस 0। तो टी से टी कट 2 से 2 कट cos पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 और माइनस और cos 0 की वैल्यू 1 तो माइनस 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 2 हो गया और 2 से माइनस कट हो गया 2 से 2 कट हो गया। तो Q इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन I, that is the charge given by AC in half cycle. Q equal to I naught sin omega t को इंटीग्रेट किया 0 से t by 2 की टर्म में I naught को बाहर निकाला sin omega t का माइनस cos omega t अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल T बाहर आ गई। स्मॉल t की वैल्यू t by 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस cos 0 तो माइनस 1 माइनस 2 2 से 2 कट माइनस से माइनस कट दैट इज द चार्ज गिवन बाय AC इन हाफ साइकिल। अब अगर हमें ऐसी कोई ऐसी करंट मिल जाए स्टेडी करंट मिल जाए जो इतना ही चार्ज दे दे दैट इज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू Q अपॉन टी बाई 2 था तो Q इक्वल टू आई ए वी इंटू टी बाई 2। तो आई नॉट टी अपॉन पाई इक्वल टू आई ए वी इंटू टी बाई 2 टी से टी कट दैट इज आई मीन या आई एवरेज की वैल्यू आ गई 2 आई नॉट अपॉन पाई। पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है 2 भी कांस्टेंट वैल्यू तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 0.637 ऑफ आई नॉट। या हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट आई नॉट है उससे मीन वैल्यू की वैल्यू 63.7% होती है। और अगर हम ऐसे इसी को अगर हम ईएमएफ के टर्म में निकालें तो सब जगह ई आ जाएगा और या फिर आई इक्वल टू ई अपॉन आर के टर्म में निकालें तो ई मीन की वैल्यू भी सेम टू सेम आती है 63.7% ऑफ ई नॉट। ई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू उससे तो कोई हो नहीं सकता है। द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर करंट इन और ईएमएफ ओवर अ साइकिल इज ऑलवेज जीरो क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज नेगेटिव हाफ साइकिल में मिलेगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इसलिए हमें इसको हाफ साइकिल में निकालना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर पल्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट। आपके घर में जो करंट आती है 5 एम्पियर तो वो आरएमएस वैल्यू है, एवरेज वैल्यू भी नहीं है, वो मीन वैल्यू भी नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, तो फिर कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम करंट का जो मैक्सिमम पर्पस हीटिंग इफेक्ट के लिए करते हैं तो आरएमएस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो फैक्टर लिया गया दैट इज हीट और हीट का फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जितनी करंट जितनी एसी करंट हीट दे दे उतनी दूसरी करंट हीट दे दे तो उसका आरएमएस वैल्यू कहलाती है। The steady current which would produce the same amount of heat given in a given resistance, heat कौन produce करता है? resistance in a given time। हम यहाँ कोई भी टाइम ले सकते हैं, हम यहाँ साइकिल टू 1 साइकिल ले रहे हैं as produced by alternating current in same resistance in same time is called RMS value of AC। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगाए स्मॉल हीट के लिए DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू डी टी लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं या पहले हम आई की वैल्यू लिख देते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी हो जाएगी दैट इज डी एच इक्वल टू आई, पहले तो हमने स्मॉल वैल्यू में ही रख दी तो डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। Therefore, heat produced in one cycle। हम यहाँ पूरे साइकिल में ले सकते हैं, हाफ साइकिल की दिक्कत नहीं है, हाफ भी ले सकते हैं, कितना भी टाइम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर है तो चाहे आई प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो हीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉजिटिव हाफ साइकिल भी ले सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल भी ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट साइकिल भी ले सकते हैं। तो H इक्वल टू आई 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। आई नॉट स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 बाहर ले लिया, अंदर रह गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो 1 का डिफरेंस टी होता है स्मॉल टी और लिमिट रखेंगे तो कैपिटल टी माइनस 0 और कॉस ओमेगा टी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी हमेशा ओवर द लिमिट मतलब उसके फुल फंक्शन के अंदर जो लिमिट वैल्यू आती है वो 0 आती है। तो यहाँ से केवल हमारे पास t माइनस 0 मतलब कैपिटल T ही बचा रहेगा। cos 2 ओमेगा t का जो फुल इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के बीच में तो एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। तो H इक्वल टू आ गया आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन 2।
और अगर ऐसा ही वैल्यू कोई दूसरी स्टडी करंट दे दे जो इतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट दे दे सेम टाइम में, दैट एज इक्वल टू आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर आर टी। तो दोनों को कंपेयर कर दें तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन टू, दैट इज आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, दैट इज 0.707 ऑफ आई नॉट या 70.7% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब आरएमएस वैल्यू शायद आई मीन से ज्यादा है, वहां 63.7% ऑफ आई नॉट आया था और यहाँ है 70.7%, और इन तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा आई नॉट है, फिर आई आर एम एस और फिर आई मीन है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर ईएमएफ के टर्म में निकालेंगे तो ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू या 0.707 ऑफ ई नॉट। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन देखना चाहें तो एक ग्राफिकल वे में देखें तो ई नॉट सबसे ज्यादा, उसके बाद ई आर एम एस और उसके बाद या वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, और फिर ई मीन। एक 63.7 एक 70.707%। अल्टरनेटिव करंट जो आपको घर पर दी जा रही है वो कौन सी है, जैसे आप बोलते हैं 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आपके घर में आ रहा है, दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज नॉट अ मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज अ आरएमएस वैल्यू। इसलिए आपने शायद 10th में पावर इक्वल टू वी इंटू आई डायरेक्ट लगा दिया था, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू होती है। और एसी मीटर एसी वोल्ट मीटर ये आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करते हैं, इसलिए इनको हॉट वायर मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हीट को रिकॉग्नाइज करते हैं। The scale of DC meter linearly gradually when the scale of AC meter is not eventually because H proportional to I square. So ये दो स्टेप्स हो गए हमारे पास, एक हो गया RMS वैल्यू और एक हो गया मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का आया I नॉट टू I नॉट अपॉन पाई और RMS का आया I नॉट अपॉन। अब AC करंट को अगर हम किसी सर्किट से प्रोवाइड करें तो वो किस टाइप का बिहेव करेगा, तो हमारे पास सबसे पहले है ओमिक रजिस्टर, जो सबसे पहले हम 10th में भी पढ़ चुके हैं और सबसे सिंपल डिवाइस माना जाता है। इसके अलावा हम इंडक्टर और कंडक्टर भी कैपेसिटर भी पढ़ चुके हैं, उनको भी चेक करेंगे। तो पहले हमारे पास ओमिक रजिस्टर है। ओमिक रजिस्टर का सिंपल सा फॉर्मूला, अप्लाइड ईएमएफ निकालेंगे, अप्लाइड ईएमएफ हम लगाएंगे और आई की वैल्यू हम निकालेंगे। करंट ईएमएफ के साथ चल रही है, आगे चल रही है, पीछे चल रही है, क्या कर रही है। तो अप्लाइड ईएमएफ अप्लाइड एसी ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब आई इक्वल टू जो फॉर्मूला है वी अपॉन आर, ओम्स लॉ बोलता है, यहाँ ई अपॉन आर लगा सकते हैं, तो दैट इज ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। सिंप्लीफाइड, ई के टर्म में भी साइन है और आई के टर्म में भी साइन है, मतलब दोनों सेम फेज में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, आईएमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो ई और आई का फेजर डायग्राम यहाँ पे सेम फेज में बनेगा, और पहला वाला पल्स डायग्राम, दूसरा आप इसको फेज के फॉर्म में। ई का भी वही एंगल है जो कि आई का है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, ओमेगा टी। क्लियर? सो दैट इज AC through pure ohmic resistor. Current, AC current and AC EMF travel in same phase. Now AC through pure inductor, अगर इंडक्टर से पास की जाए तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन बाद में देखेंगे, हम केवल इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर देख रहे हैं। फिर से हमने अप्लाइड AC EMF E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कर दिया। अब इंडक्टर में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हमारे पास E इक्वल टू था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंड्यूस, जब भी इसमें फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस होगी, AC तो हमेशा ही फ्लक्स चेंज करेगी। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और इस करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए किरचॉफ रूल के हिसाब से टोटल EMF जीरो होना चाहिए, मतलब हमारे पास आ गया E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अप्लाइड EMF और इंड्यूस्ड EMF दोनों सेम होना चाहिए। अब हमें इससे निकालना क्या है, ईएमएफ से करंट निकालनी है, तो डी आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी हो गया। अब अगर हमें आई चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ई नॉट और एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए। साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो एक ओमेगा अपॉन में और आ गया। सो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को एक टर्म मान लिया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो बोला जाता है साइन के वेव के फॉर्म में, जो एसएचएम का इक्वेशन भी पढ़ा था हमने। तो आई ई नॉट अपॉन ओमेगा एल यहाँ आई नॉट हो गया, और कॉस ओमेगा टी को हम साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। हमें कंपेयर ई नॉट से करना है जहाँ पे साइन लगा हुआ था, तो हम इसको साइन 90 प्लस थीटा लिखते तो ये माइनस वाला साइन अंदर आ जाता और दोनों को नेगेटिव कर देते। तो हमने इसको कॉस माइनस वाले फॉर्म से लिखा, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और वो माइनस अंदर आएगा तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब पहले कॉस ओमेगा टी को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, और फिर माइनस आ गया तो थीटा माइनस 90।
इसका मतलब E और I में अगर अब हम कंपैरिजन करें तो E के साथ जो है दैट इज साइन ओमेगा टी है और I के साथ जो है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब करंट EMF से 90 डिग्री पीछे चल रही है। करंट लैग बिहाइंड EMF बाय पाई बाई 2 रेडियन। सो एक्सेल, अब यहाँ पे एक जो नया वर्ड आया था E अपॉन R होता है, अब यहाँ E अपॉन ओमेगा एल है, तो ओमेगा एल क्या है, ओमेगा एल का नया टर्म आ गया है एक्सएल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सएल इक्वल इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस किसकी, इंडक्टर की। इंडक्टर AC के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये टर्म वाइज अगर हम निकालेंगे तो इसकी यूनिट भी ओम ही आएगी। तो जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड है इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से यह जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड AC थ्रू प्योर इंडक्टर। इसका क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आता है तो डिड्यूस या प्रूव दैट द करंट लैग्स बिहाइंड बाय पाई बाई 2 डिग्री थ्रू AC इंडक्टर थ्रू प्योर इंडक्टर, या फिर व्हाट हैपेंस व्हेन AC पास थ्रू प्योर इंडक्टर। तो प्लस पाई बाई 2 रेडियन, माइनस पाई बाई 2 रेडियन, 0 रेडियन, जिस भी फॉर्म में आपसे पूछा जाए। नाउ फेजर डायग्राम, इसका भी फेजर डायग्राम अब थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। कैसे डिफरेंट बनेगा, करंट और EMF में, EMF तो हमने अप्लाई किया है, वो तो 0 से शुरू होगा, लेकिन करंट कहां से शुरू होगी, -1 से। तो -1 से 0 शुरू होगी, ये इसका फेजर डायग्राम बनेगा E और I के टर्म में। और अगर हम इसको फेज के फॉर्म में देखेंगे, सेकेंड डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाता है, पहला डायग्राम पल्स डायग्राम है। तो इसमें I जो है वो EMF से 90 डिग्री पीछे चला गया है, लैग बिहाइंड, ये 90 डिग्री, ठीक है। नाउ AC सर्किट विथ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू अगर AC करंट जाएगी तो क्या होगा उसके साथ। सो AC थ्रू विथ कैपेसिटर, अब कैपेसिटर के लिए भी हम अप्लाइड EMF E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी करते हैं, और E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी में अब हमारे पास कैपेसिटर में कौन सा फॉर्मूला था, तो कैपेसिटर हमारे पास फॉर्मूला था C इक्वल टू Q अपॉन V या Q इक्वल टू CV। तो यहाँ C इंटू E लिख दिया है, या E की वैल्यू रख दी E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें Q से I निकालना है, तो अब यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो I equal to dq upon dt, therefore d upon dt c e naught sin omega t, c e naught कांस्टेंट है बाहर आ गया, sin omega t का cos omega t into ओमेगा, वे into ओमेगा को 1 upon ओमेगा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e naught अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c। और यहाँ e naught अपॉन जैसे 1 अपॉन ओमेगा c किया, तो ये जो 1 अपॉन ओमेगा c है फिर से रेजिस्टेंस के जैसा हो गया, v अपॉन r, e अपॉन xl, तो ये e अपॉन xc कहलाता है। और cos ओमेगा टी को आप sin 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही नहीं, तो sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और 1 अपॉन ओमेगा सी, और e अपॉन ओमेगा सी को e अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को आई नॉट लिख दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास नया वर्ड मिल गया xc इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर कैसा रिएक्ट करेगा, जब वो AC के थ्रू आएगा, और इसकी यूनिट भी ओम है। मतलब इसमें क्या हो गया, इसमें जो AC करंट से पाई बाई 2 डिग्री आगे चल, मतलब करंट आगे चल रही है। C प्लस प्लस याद रखिएगा, करंट कैपेसिटर में प्लस के फॉर्म में आती है। फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम में भी इसका ये करंट +1 से शुरू हो रही है, जबकि EMF 0 से शुरू हो रहा है, तो ये पाई बाई 2 डिग्री आगे रन कर रही है। आप फेजर डायग्राम यहाँ बनाएंगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ है, I इससे 90 डिग्री आगे निकल गया, दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई